अभी बिहार में जुडिशरी और एपीओ की परीक्षाएं होने वाली हैं, लेकिन विधि के जो भी छात्र न्यायिक सेवा की तैयारी में लगे हैं उनके लिए गाइडलाइन मिलने का यह जो समय है वह उनके विपरीत है, क्योंकि रेगुलर क्लासेज नहीं चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन क्लास उनको अपने उद्देश्य की प्राप्ति में जरूर सहयोग करेगा। मैं भी 12 वर्षों से जुडिशरी और एपीओ की तैयारी करा रहा हूँ, लेकिन पहली बार छात्रों के बीच से विमुख होना पड़ा है। लेकिन आज से मैं ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहा हूँ। वैसे विषय को सामने लेकर के चल रहा हूँ जो जुडिशरी और एपीओ दोनों में काम आवे। सबसे पहले आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के उन टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है जो दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में लागू होता है। इस अधिनियम में कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो कि केवल और केवल दीवानी मामलों में लागू होता है, कुछ ऐसे हैं जो आपराधिक मामलों में लागू होता है और कुछ ऐसे हैं जो दोनों में समान रूप से लागू होता है। सबसे पहले हम बता दें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कौन सा पोर्शन ऐसा है जो कि दीवानी मामलों में लागू होता है, कौन ऐसा है जो आपराधिक मामलों में लागू होता है, कौन दोनों में लागू होता है। आप जानते हैं कि विबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 115 में है। यह सामान्यतः दीवानी मामलों में लागू होता है। स्वीकृतियां जो साक्ष्य अधिनियम के धारा 17 से 24 के बीच बताए गए हैं, स्वीकृतियां और संस्वीकृतियां दो अलग चीज हैं। संस्वीकृतियां जो हैं वह केवल आपराधिक विधि में लागू होता है और स्वीकृतियां सामान्यतः दीवानी मामलों में लागू होता है। ठीक उसी तरह से कुछ ऐसे हैं जो समान रूप से दोनों में लागू होते हैं, जैसे एग्जामिनेशन से संबंधित जो मामले हैं, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, सूचक प्रश्न, प्राथमिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, ओरल एविडेंस से संबंधित जो भी प्रावधान हैं वे दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में लागू होते हैं, दोनों मामलों में प्रयोग किए जाते हैं। अब डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन अनुच्छेद 32(1) धारा 32(1) या दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में लागू होता है, जबकि इंग्लैंड में यह केवल आपराधिक मामलों में और उसमें भी कपेबल होमिसाइड और मर्डर के मामले में लागू होता है। कमोबेश हम यही जान लें कि यह जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वह दीवानी मामले और आपराधिक मामले दोनों के लिए यही 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। आपराधिक मामलों के लिए कोई अलग साक्ष्य अधिनियम नहीं है, दीवानी मामलों के लिए कोई अलग साक्ष्य अधिनियम नहीं है। अतः जो सिविल मामले हैं और जो आपराधिक मामले हैं, दोनों के संदर्भ में यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो प्रावधान है वे अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो कुल 167 धाराएं हैं
लगभग धाराओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वर्तमान दौर में लगभग धाराएं ऐसे हैं जिनको परीक्षाओं में टच किया जाता है। सबसे पहले आप जान लें कि यह जो साक्ष्य अधिनियम है वह एक एडजेक्टिव लॉ है, यह एक प्रक्रिया विधि है। विधि दो तरह के होते हैं, एक मौलिक विधि और दूसरी प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि वह विधि है जो व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य को बताता है, और प्रक्रिया विधि अधिकार, कर्तव्य, दायित्व या दायित्व को कैसे विनियमित किया जाए उसकी प्रक्रिया को बताता है। अतः प्रश्न अगर पूछा जाए कि साक्ष्य अधिनियम कैसी विधि है, तो यह एक प्रक्रिया विधि है, यह एक एडजेक्टिव लॉ है। साक्ष्य है क्या? तो साक्ष्य की परिभाषा हालांकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निर्वचन खंड के अंतर्गत उसका निर्वचन किया गया है, और निर्वचन करने के दौरान केवल दो प्रकार के साक्ष्य के विषय में बताया गया है, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। साक्ष्य अधिनियम का धारा 3 कहता है साक्ष्य के विषय में कि वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने समझ किए जाने की अनुज्ञा देता है, वह मौखिक साक्ष्य है, तथा न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी आता है, दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। परंतु यह जो साक्ष्य की परिभाषा जो है, जो निर्वचन खंड में दिया गया है, यह एग्जॉस्टिव नहीं है, सर्वांगीण नहीं है, यह पर्याप्त नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने इस संदर्भ में कहा है कि यह साक्ष्य की परिभाषा बहुत एप्रोप्रिएट नहीं है। फिप्सन ने कहा कि साक्ष्य का अर्थ है वह मौखिक, दस्तावेजी, वास्तविक अभिसाक्ष्य, वह मौखिक, दस्तावेजी, वास्तविक अभिसाक्ष्य जो कि किसी तथ्य को साबित ना साबित करने के प्रयोजन से, जो कि विवाद में है, वैसा तथ्य जो कि विवाद में है, उसको साबित या ना साबित करने के प्रयोजन से कानूनी रूप से, विधिक रूप से ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो वह तथ्य जो न्यायालय द्वारा किसी तथ्य को साबित और ना साबित करने के प्रयोजन से ग्रहण किया जाता है, किस रूप में? तो या तो मौखिक साक्ष्य के रूप में, या दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में, या वास्तविक अभिसाक्ष्य के रूप में, वह साक्ष्य कहलाता है। ऐसा फिप्सन महोदय ने कहा। फिप्सन महोदय के अतिरिक्त सामंत ने कहा कि जो तथ्य प्रमाणकारी बल रखते हैं वे साक्ष्य कहलाते हैं। ठीक इसी तरह से बेंथम ने भी कहा कि किसी तथ्य के अस्तित्व को या अनिश्चित्व को बताने वाला जो तथ्य है वह साक्ष्य है। साक्ष्य शब्द का अंग्रेजी में एविडेंस जो